देखो, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, व्हाट दे आर, हाउ डज दे फंक्शन। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप इंपॉर्टेंट भी अपने नोटबुक में लगाते आइएगा, आप एनसीईआरटी अपने साथ साथ में रखिए, सामने रखिए। तो देखो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये डायग्राम भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। आपके स्कूल वाले डायग्राम पूछ सकते हैं एज ए 3 मार्क का क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो पहले आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये जो ट्रैकिया है, तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बनी होती है, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया ये विंड पाइप बनी होती है कार्टिलेज की रिंग से, कार्टिलेज से, है ना। और ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। इनकम्प्लीट रिंग का मतलब ये आगे से तो रिंग बनी हुई होती है और पीछे की तरफ ये रिंग इनकम्प्लीट होती है। तो कुल मिलाकर के इनकम्प्लीट रिंग से हमारी ट्रैकिया बनी होती है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। दोनों ही ब्रोंकस आगे जाकर के और पतली ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कि हम एल्वुलाई कहते हैं। ये एल्वुलाई का देखो यहाँ पे डिटेल डायग्राम है, थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे एल्वुलाई दिखाई। एल्वुलाई का फंक्शन क्या होता है? ये वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओवर हियर, है ना। और बाहर की तरफ ये जो केज है, इसको हम रिब केज कहते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ एक मस्कुलर डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम स्ट्रक्चर होता है, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे स्टमक और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी है, जहां पर रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, और बीच में डायाफ्राम। ये डायाफ्राम भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। ये डायाफ्राम की नेचुरल सिचुएशन है, ये नीचे की तरफ मूव भी करता है। तो डायाफ्राम भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन पैसिवली, नॉट एक्टिवली, राइट। लंग्स के चारों तरफ हमारे एक लेयर होती है, जिसको कि हम प्लूरा कहते हैं। तो आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, राइट। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम नीचे की तरफ भी देखते हैं। देखो, ये नीचे वाले डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट साइड वाला हमारा पार्ट है, इनको राइट लोब्स। तो यहाँ पर 3 राइट लोब है, 3 राइट लोब्स है, राइट। और लेफ्ट में 2 लोब्स है। लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो हमारा थोड़ा सा छोटा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले लंग्स में स्पेशली इस जगह पे यहाँ पर हमारा हार्ट फिट होता है, और इस पार्ट को हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं, है ना। कार्डियक नॉच, यहाँ पे हार्ट फिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे आउटर ये प्लूरा हो गई और ये इनर प्लूरा हो गई, और इसके बीच में यहाँ एक लिक्विड भरा है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? एक तो लंग्स को हाइड्रेट करके रखता है, दूसरा लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, जिससे कि लंग्स हमारे डैमेज ना हो जाए, है ना। और प्लूरा एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और ये एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर। अब यहीं पर साथ में देख लेते हैं कि मैंने एक बात और बताई थी कि कौन से एनिमल ग्रुप में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो देखो, जो प्रोटोजोआ होते हैं, वो जो आपको समझ में आए वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेलिकल के थ्रू अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। पेलिकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि पेलिकल जैसे पैरामीशिया में पाई जाती है, यूग्लिना में पाई जाती है ना। कई सारे ऑर्गेनिज्म में पेलिकल पाई जाती है, प्रोटीन की बनी हुई एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटोजोआ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेम आप देखेंगे स्पॉन्जेस में भी सेम होता है ना, इन्हीं के थ्रू। निडेरियंस में देखेंगे बॉडी वॉल, निडेरियंस मतलब हाइड्रा वगैरह, बॉडी वॉल के थ्रू। टीनोफोरा में आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी वॉल के थ्रू होता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में ये भी बॉडी वॉल के थ्रू होता है, लेकिन टेप वॉर्म और ल्यूअर फ्लूक ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने स्टार बना के इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? नीचे आ जाते हैं, जो एनालिट्स होते हैं ये बॉडी वॉल या गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। आर्थ्रोपोडा में गिल्स जो होते हैं वो प्रॉन में गिल्स पाए जाते हैं। ट्रैकिया इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। प्रॉन, जिसको कि आप प्रॉन फिश बोलते हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो देखो, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा बुक लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपको जो रेड कलर का मैंने दिखाया, ये बुक लंग्स का स्ट्रक्चर है।
ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे पाए जाते हैं जैसे कि बुक ओपन हुई हो, है ना, इसलिए उनको बुक लंग्स बोलते हैं। नीचे आ जाते हैं क्यूटिनेशियस। तो जो क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन होता है मतलब वो भी बॉडी वॉल के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, और ये माइट्स में होता है माइट्स वगैरह। मोलस्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? गिल्स भी होते हैं और पल्मोनरी सैक भी होते हैं। गिल्स उन मोलस्कल्स में पाए जाते हैं जो कि पाए जाते हैं वाटर में। पल्मोनरी सैक क्या होता है? ये लंग्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये भी मोलस्कल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन ट्यूब फेट के थ्रू होता है, इसी को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। कॉर्डेटा में आ जाते हैं। कॉर्डेटा में जो फिशेस होती हैं, फिशेस गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फीबियन जो होते हैं ये स्किन और लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये स्किन और लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप पहले एक काम करो, एक एक करके चेक करते जाओ, है ना। तो ये पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है और ऑर्गन दिया हुआ है, इसको एक बार देखो, फिर मैं बताता हूँ मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जल्दी से चेक करो और ओके साथ के साथ हाँ सर, एक एनाडोर्मेटा वाला फिर से बता दोगे? देखो, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इनमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे काइनोडर्मेटा का एग्जांपल है स्टारफिश। तो हम लोगों ने देखो एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ था। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई स्टारफिश है, जैसे ये ट्यूब फीट कैसे होते हैं, जैसे ये हो गई हमारी स्टारफिश, है ना। तो इसमें 5 आर्म्स पाई जाती है स्टारफिश तरह से। अब क्या होता है कि इसके बॉडी के अंदर कुछ पाइपलाइन, जैसे आपने देखा होगा वो फाउंटेन होते हैं ना, तो चौराहे में फाउंटेन लगे होते हैं। उन फाउंटेन्स की तरह इस तरह का एक पाइप पड़ा होता है, इस तरह के रेडियल पाइप पड़े होते हैं, है ना। इनको हम रेडियल पाइप कहते हैं, राइट। और रेडियल पाइप से यहाँ से साइड ब्रांचेस भी लगी हुई होती हैं, साइड ब्रांचेस वाले पाइप, है ना। ये इस तरह के साइड पाइप्स भी लगे होते हैं, ठीक है। ये पाइप लगे होते हैं, है ना, रेडियल पाइप इस तरह से लगे होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। इन्हीं की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, और ये लोकोमोशन में भी मूवमेंट करते हैं। तो इन्हीं से वाटर अंदर लेते हैं और इसे वाटर बाहर की तरफ निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में चेक करो, फिर आगे चलते हैं। साथ साथ चेक करते हो, कुछ भी अंडरलाइन किया हो तो बताते जाओ, मैं बताता जाऊंगा। कोई भी पॉइंट अगर कोई पॉइंट कोई लाइन ना समझ में आ रही तो भी पूछो। हो गया? यस सर। ठीक है, हिबा क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो अगली हेडिंग में आ जाते हैं। अगला है ह्यूमन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली हम लोग लैरिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो ये तो खैर छोड़ो, ये हमारी देखो ऊपर वाला कंडक्टिंग पार्ट है, बता देता हूँ फिर भी। ऊपर वाला जो है ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब वो पाइपलाइन जो गैसेस को लाती और ले जाती है ना। मतलब यूं कहूँ, थोड़ा सा और बेसिक बात बात बोलूं तो ये ऑक्सीजन लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है। इसमें दो पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट है, तो देखो ऊपर आपको कंडक्टिंग, नीचे रेस्पिरेटरी पार्ट दिखाई दे। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट है जो गैस को कंडक्ट करता है, लाता और ले जाता है, और रेस्पिरेटरी पार्ट वो है जो गैस के एक्सचेंज करने का काम करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रैकिया ये गैस का एक्सचेंज नहीं करती, कंडक्टिंग पार्ट है। फिर इसके बाद ब्रोंकस में कन्वर्ट, ट्रैकिया कन्वर्ट होती है, फिर और पतली सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस,
टर्सरी ब्रोंकस के बाद उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वुलर सैक, ये सब क्या है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब लेकिन ब्रोंक्यूल तक गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। ये सब कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब एयर को कंडक्ट करने का काम। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली नॉस्ट्रल से ही शुरू हो जाता है ना। तो हमारे नॉस्ट्रल, ये जो छेद है नाक पे, इसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, जो होल दिखाई देता है। और इसके अंदर जो नाक के अंदर जो स्पेस है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, है ना। और नेजल कैविटी और उसके नीचे है ये हमारा माउथ है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ तक आप देखेंगे फेरेंक्स वाले पार्ट तक, तो फेरेंक्स वाले पार्ट तक नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों कॉमन, जहाँ पे फेरेंक्स वाला पार्ट। उसके बाद क्या होता है कि फेरेंक्स वाले पार्ट के अंदर नीचे आते हैं, इसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड हम लोग इसी से प्रोड्यूस करते हैं, इसी से हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब देखो जो लैरिंक्स होता है या साउंड बॉक्स होता है, तो ये किससे बना होता है? लैरिंक्स, लैरिंक्स या साउंड बॉक्स ये वोकल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड के, टू पेयर ऑफ लोकल कॉर्ड एंड टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। ये मेम्ब्रेन यानी को आप कह सकते हैं वोकल कॉर्ड। यहाँ पर जो अपर वाला होता है उसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो अपर वाला पेयर होता है। लोअर वाला जो पेयर होता है उसको ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। रीजन ये होता है कि जो अपर वोकल कॉर्ड होता है वो नहीं, जबकि लोअर वोकल कॉर्ड से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है। जो वोकल कॉर्ड होती है ये दो, अभी हमने पढ़ा कि दो पतली पतली मेम्ब्रेन के पेयर ऑफ मेम्ब्रेन से बनी होती है, मतलब टू पेयर मींस चार मेम्ब्रेन से मिलकर बनी। अब यहाँ पर देखो मेंस में जो मेन होते हैं उनमें क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड जो होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है ये थिक होती है और लॉन्गर होती है, मतलब ज्यादा मोटी होती है और लॉन्गर। और आपको भी पता अगर थिक है और लॉन्गर है तो वाइब्रेशन कम होंगे। यही कारण है कि मेंस में जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो लाउड होती है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फीमेल्स में थिन होती है और स्मॉल होती है, छोटी होती है और थिन भी होती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो श्रिलिंग होती है और फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से वोकल कॉर्ड होती है। तो जब हम लंग से एयर ले जा करके वोकल कॉर्ड से पास करते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड होती हैं ये वाइब्रेट होती हैं और इनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स हाउ वी स्पीक। इसी तरह से हम लोग बात कर पाते हैं। नीचे आप आ जाते हैं, ट्रैकिया आपको दिखाई दे रही है। देखो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, अभी हमने बोला। ये जिस कार्टिलेज से बनी उसको हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। तो हाईलाइन कार्टिलेज एक ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है जिससे ट्रैकिया हमारी बनी हुई होती है, और एक कार्टिलेज की इनकम्प्लीट रिंग होती है। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का ये डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखो ट्रैकिया में जो हमारा ट्रैकिया है, इसमें ये पाइप हो गया, पाइप की जो अंदर वाली सेल्स है, इनर साइड वाली सेल्स है, ये इनर साइड में दो तरह की सेल पाई जाती है। एक तो सिलेरी एपिथेलियम जिसमें पतले पतले सिलिया पाए जाते हैं, और दूसरी म्यूकस सेल होती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करती है। पहले म्यूकस सेल का काम समझते हैं। तो हमारे जो पाइप है, इस पाइप के अंदर की सरफेस में जो सेल्स है, दो तरह की सेल्स है, एक सिलेरी एपिथेलियम और दूसरा म्यूकस। आप देखो सिलेरी एपिथेलियम में सिलिया पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? तो जब भी, और म्यूकस सेल क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो अब होता क्या है, जब भी कभी किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, कोई भी इंफेक्शियस पैथोजन जब हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे विंड पाइप में पहुंच जाता है, तो विंड पाइप क्या करती है, उसको म्यूकस में ट्रैप कर लेती, चिपका लेती है ना, जिससे कि वो लंग्स के अंदर तक ना पहुंचने पाए। और उसके बाद उसमें म्यूकस में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है इस म्यूकस में, जिसको कि हम लाइसोजाइम कहते हैं, है ना। तो म्यूकस में लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, इसको मार देता है ना, किल कर देता है। दूसरी हो गई हमारी सिलिया, हाँ, सिलेरी एपिथेलियम। तो ये जो सिलियरी एपिथेलियम होती है, इसमें सिलिया पाई जाती है। ये सिलिया क्या करती है, सिलिया में पतले पतले हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, ये हेयर जब भी कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और हमको खांसी आती है ना, कफ आती है, और हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं स्पीट आउट करके। इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो नीचे वाला लंग्स के चारों तरफ एक ये नीचे डायफ्राम पाया था, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये दो मेम्ब्रेन होती है ना। बाहर वाली प्लूरा को हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा कहते हैं, है ना। दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट स्ट्रक्चर और लैरिंक्स। बर्ड्स में लैरिंक्स जैसा ही ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम साइरेंक्स कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर बर्ड्स में भी फंक्शन ऐसे ही करता है सेम? बिल्कुल ऐसे फंक्शन करता है, तभी तो देखो ना, पैरेट को हम आप ट्रेन करते हो तो आप कोई बात बोलने लगता है ना, जो आप बोलते हो उसको रिपीट कर पाता है। यस सर। तो बर्ड्स तभी रिपीट कर पाती है। बाकी देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे आपका डॉग हो, चाहे हॉर्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म, वो साउंड हमारी रिपीट नहीं कर पाता एक्सेप्ट बर्ड्स। यही है। यस सर। ठीक, हिबा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, अगली हेडिंग है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, पहले आ जाता है ना। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब अब जो हम सांस लेते छोड़ते हैं उनमें कुछ वॉल्यूम्स के बारे में हम बात। तो सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है? हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो नॉर्मली हम आप अभी आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जितने अमाउंट में हम लोग सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं, एक बार में जितनी एयर अंदर लेते हैं या जितनी एयर बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इन जनरल 500 ml हम लोग एयर एक बार में अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना। यही टोटल एवरेज क्या है? तो दिस इज 500 ml, और टोटल कितना है? 6000 ml टू 18000 ml पर मिनट। एक मिनट में 6000 ml मतलब 6 लीटर से लेकर के 18 लीटर के एयर हम लोग इनटेक आउटटेक कर लेते हैं, इतना एक्सचेंज होता है। ठीक, अब देखो अगली चीज बहुत ध्यान से समझना, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपके स्कूल में पूछे जाएंगे 2 मार्कर क्वेश्चन, और ये नीट में आते हैं क्वेश्चन, ये नीट पे पक्का ही आते हैं, है ना। आप देखो बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग। अब क्या होता है, ध्यान समझना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, IRV, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने सांस ले लिया, उसके बाद में कुछ वॉल्यूम है जो कि एक आदमी और ले सकता है। हमने सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, 500 ml ले लिया, अब हम और कहते हैं और खींचता हूं, और ज्यादा कितना खींच सकता हूं, कितना रिजर्व में और बचा हुआ है सांस लेने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए कितना और रिजर्व अंदर बचा हुआ है ना। इसको क्या बोलते हैं? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल 500 लेने के बाद आप 2500 ml टू 3000 ml और ज्यादा सांस ले सकते, इसको IRV बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व। इसी तरह से ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने सांस छोड़ा, 500 ml छोड़ा, और कितना बाहर निकाल सकते हो रिजर्व, और कितना अंदर बचा हुआ है जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, 1100 टू 1000, इसको ERV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, आपने पूरी ताकत लगाई और ताकत लगा के पूरा एयर बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ अमाउंट एयर का वो होता है जो लंग्स में हमेशा ही भरा रहता है, उसको किसी भी प्रोसेस से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। राइट, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, RV के। क्लियर? चेक करो एक बारी। और ये है 1100 ml टू 1200 ml, इतना एयर हमेशा रहती है जो हमारे लंग्स को फुला के रखती है, और इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर इसको हम लोग बाहर निकाल पाते तो क्या होता कि हमारे लंग्स जो है वो चिपक जाए। सर हमें इनकी अमाउंट भी याद रखनी पड़ेगी, जितनी अमाउंट? यस, अप्रोक्सीमेटली तुमको आइडिया होना चाहिए कितना होना सर ये नीट में पूछते हैं amount इसकी। चाहिए। बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया, इनफैक्ट लिखा इसीलिए। हिबा, क्लियर? Yes, sir. अब लंग्स कैपेसिटी में आते हैं, है ना। ये तो हमारे रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी थी। अब हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी, उस पे आ जाते हैं, उसके कुछ टर्म्स हैं लंग्स कैपेसिटी। देखो, तो यहां पर सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमारी लंग्स की अंदर की तरफ सांस लेने की कितनी कैपेसिटी, रेस्पायर करने।
तो एक तो हम वो 500 ml वो ले सकते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, उसके अलावा एक्स्ट्रा IRV ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, फोर्सफुली, और जो अंदर ले लेते हैं रिजर्व हमारे अंदर और बचा होता है और ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए, वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितना, हमारी कितनी कैपेसिटी है सांस लेने की, है ना, इंस्पायर करने की, राइट। तो इसीलिए फॉर्मूला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। तो IC इज इक्वल टू TV प्लस IR, राइट। अब दूसरी चीज है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आप और कितना सांस छोड़ सकते हो। तो एक तो नॉर्मली 500 ml छोड़ा था, उसके अलावा हमें पता है कि 1100 ml के आसपास अप्रोक्सीमेटली और ज्यादा छोड़ा जा सकता है, तो जिसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते थे, ERV हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, वही 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो TV प्लस ERV, राइट। ये थे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो कि FRC क्या होता है कि हमारे, मतलब हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर का वॉल्यूम है जो फंक्शनल है, जो काम करता है। तो देखो FRC क्या दिया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक तो वो पार्ट काम करता है जिसको कभी निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, और दूसरा कितना है, ERV के बराबर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं निकलता है लेकिन फोर्सफुली निकाल देते हैं। तो जब हम सांस छोड़ देते हैं तो उस समय कितना बचा हुआ पार्ट है, जो कितना एयर का पार्ट है जो फंक्शनल है, सांस छोड़ देने के बाद, है ना, एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे अंदर एक तो बटा हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको निकाल नहीं सकते, दूसरा ERV बचा हुआ है। यही होते हैं जो इस समय हमारी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। तो FRC इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV। क्लियर? यस सर। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, हमारे लंग्स में जो काम करने वाली कैपेसिटी, हमारे लंग्स में कितना एयर का वॉल्यूम भर जाता है जो काम करता है। तो एक तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे लंग्स की टोटल जितनी कैपेसिटी, है ना, और उसमें रिड्यूस कर दीजिए क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, जो कि सबसे आखिरी में बचा ही रह जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी हो गई टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो 3400 से 4800 ml, राइट। लेकिन नीचे एक चीज लिखा हुआ है, ये एज, सेक्स और लंग्स के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये वेरी करता है ना, वाइटल कैपेसिटी बंदे की। फाइनली आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, पूरे लंग्स का वॉल्यूम। तो एक तो वाइटल कैपेसिटी और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम हम जोड़ देते हैं, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को भी काउंट करते हैं। तो याद रखना VC जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा देते हैं, और TLC जो है टोटल लंग्स कैपेसिटी, उस पर रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देते हैं। चेक कीजिए और मुझे बताइए। चेक करके मुझे बताइए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस सर, देखिए। देखिए हिबा, चेक कर लिया? यस सर। ओके, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना।
तो रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, हालांकि इसके पूछे इजी है इसलिए इसके पूछाने के चांसेस कम होते हैं। तो कितने स्टेप में रेस्पिरेशन हो? पहला क्या होता है? एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना, है ना, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमारी जो एल्वेलाई होती हैं उनके और ब्लड के बीच में गैस के एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन को ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना, गैसेस ट्रांसपोर्ट होना। तो वो गैसेस हमारे ब्लड से होकर के टिश्यूज के पास तक जाती है। फोर्थ क्या है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आप ब्लड लेके पहुंच गया हमारी बॉडी के टिश्यूज के पास में, अब उन टिश्यूज और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन। फाइनली फिफ्थ है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन क्या है, दैट इज यूटिलाइजेशन इज ओनली क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ O2, दैट इज क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल इस O2 चलता है और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। तो ये थे स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना, पेज नंबर 270 में आप देख पा रहे होंगे। सो दिस वाज सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि आपसे डायग्राम पूछा जाता है 3 मार्कर का, वो पूछा जा सकता है। फिर 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से या लंग्स कैपेसिटी से। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का एक वीडियो दिखा देता हूँ, है ना, फिर कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता कैसे। उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम सांस लेते कैसे हैं, छोड़ते। ये देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे। ये देखो, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, है ना। इस पार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है। इंटरकोस्टल मसल्स वो होती हैं जो हमारी रिब्स में बाहर की तरफ और अंदर की तरफ पाई जाती है। तो हमारी रिब्स हो गई, तो अंदर की तरफ कुछ मसल्स रिब्स को पीछे की तरफ खींचने वाली रिब्स होती हैं, उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। कुछ बाहर की तरफ लगी होती हैं जो बाहर की तरफ खींचती हैं, उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से रेस्पिरेशन हो पाता है, आप समझते जाइए। देखिए यहाँ पर ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये बाहर की तरफ लंग्स को खींच रहे हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ खींच रहा है जिससे कि बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स का वॉल्यूम। ये देखिए, ये देखो, जब सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आते हैं लंग्स, ठीक है ना। दैट्स हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। यस, दैट्स हाउ रेस्पिरेशन टेक्स। लुक, तो हम लोग ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टेप दे रखे इंस्पिरेशन के, है ना, कि हम लोग सांस अंदर कैसे लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पे देखो डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये हो गई, ये जो ब्लैक वाले पार्ट से मैंने बताया ये हमारी हो गई रिब्स, है ना। ये ब्लैक वाली जो पार्ट है दे आर रिब्स, ठीक है। तो ये रिब्स हो गई, दे आर रिब्स, है ना। रिब्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ मसल्स होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं और वो अंदर की तरफ रिब्स को नीचे की तरफ खींचती हैं, अंदर की तरफ खींचती हैं।
उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे ही रिब्स में बाहर की तरफ मसल्स हैं, उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अच्छा, इनमें से एक मसल्स जब टाइट होगी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एक्सटर्नल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। फिर जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इंटरनल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनमें से जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरे अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ब्रीथिंग में इस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक, अब जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स टोटल बाहर की तरफ लगता है, तो रिब केज, जो हमारा रिब केज है, ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इसी के साथ में पहला स्टेप तो ये हो गया, रिब केज बाहर की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अंदर जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। इसी तरह से डायाफ्राम अभी कॉन्वेक्स शेप में है, ये जब डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से और वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट यस, डायाफ्राम पैसिव रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट रोल नहीं, मतलब इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। अब इससे क्या होता है कि लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। आप दूसरा क्या होगा, प्रेशर इन एल्वोलाई डिक्रीजेस, इससे एल्वोलाई में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और प्रेशर अंदर की तरफ कम हो जाता है लंग्स में, और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, इससे ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर की तरफ आती है। इज दैट क्लियर? बताओ भाई। यस सर। अब आ जाते हैं एक्सहेलेशन, सांस बाहर की तरफ छोड़। ये कैसे होता है, अब देखो, इसमें उल्टा होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है ना। तो जिससे इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स को अंदर की तरफ खींचती है, और है ना, और एक्सटर्नल जो होती है वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स टोटल अंदर की तरफ आए। अब रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब केज अंदर की तरफ मूव करता है और नीचे की तरफ मूव करता है। डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो फिर से कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, देखो रिलैक्स कंडीशन में कॉन्वेक्स शेप ले लिया। इससे क्या होता है, अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम जब कम होता है तो अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जब अंदर प्रेशर डेवलप होता है तो हमारी जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, एंड दैट्स हाउ वी ब्रीथ आउट। आपको यही दोनों लिखने आने, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट और मुझे बताइए, देख करके एनसीईआरटी में दे रखे आपके, चेक कीजिए और मुझे बताइए। बोलो भाई। यस सर, चेक कीजिए। डन, ठीक है। हिबा? Yes, sir. डन, Yes, sir. ओके, ठीक, चलो अब आ जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई, एंड ध्यान से समझिएगा बात, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज कैसे होता है एल्वुलाई के बीच में ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि एल्वुलाई, देखो हमारी ये एल्वुलाई हो गई, और एल्वुलाई के चारों तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर ये इस तरह की
ब्लड कैपिलरी, जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल तो क्या है, इनको हम कैपिलरी कहेंगे, पतली ब्लड वेसल जो होती है इनको कैपिलरी कहा जाता है। ये कैपिलरी इस तरह से नेटवर्क बनाए है ना। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इसके अंदर छोड़ देती हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को ले लेती हैं। लेकिन आखिर ये पॉसिबल हो कैसे पाता है, यहाँ पे देखो, ये एक ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा और जूम करके दिखाया गया, ये एक ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि ये आरबीसी है, ये आरबीसी CO2 दे देती है और O2 ले लेती है। लेकिन आखिर एल्वोलाइज ये ब्लड O2 ले कैसे पाता है और CO2 आखिर छोड़ कैसे पाता है, ये कैसे होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। समझिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला है, ये एल्वोलाई का पार्ट और नीचे वाला ब्लड कैपिलरी का पार्ट है ना। तो देखो, नीचे वाली सरफेस ब्लड कैपिलरी की, ऊपर वाली सरफेस एल्वोलाई की सरफेस। अब आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर है ना, एल्वोलाई में सबसे ऊपर की तरफ एक लेयर है, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके पीछे एपिथेलियल लेयर है जो गैस का एक्सचेंज करती है, और सबसे अंदर की तरफ एल्वोलाई में एक मटेरियल है जिसको सरफेक्टेंट फ्लूइड कहते हैं। ये म्यूकस ही है एक्चुअली। सरफेक्टेंट क्या करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, दूसरा एल्वोलाई को फुला करके रखता है, मतलब ये पिचक ना जाए है ना, कोलैप्स ना हो जाए। आप देखो, इनके दोनों के बीच में एल्वोलाई और इसके ब्लड कैपिलरी के बीच में एक लिक्विड बना है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ मिडिलमैन कहलाता है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू लिम्फ। अब नीचे जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और नीचे की तरफ जो लेयर है इसको एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी कहते हैं, है ना। तो एंडोथेलियल लेयर इसका नाम है, लेकिन है एक्चुअल में एपिथेलियल लेयर, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में ये आरबीसी है। अब यहाँ पर आरबीसी जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है तो आरबीसी के अंदर है ना, आरबीसी के अंदर आप देखिए, आरबीसी के अंदर जो CO2 का प्रेशर है ये 45 mmHg है, लेकिन एल्वोलाई में 40 mmHg है। तो एल्वोलाई में लो है CO2 और यहाँ पर हाई है, तो हाई से लो की तरफ CO2 का मूवमेंट होगा, है ना, मतलब कहाँ से होगा, ब्लड से एल्वोलाई की तरफ होगा। बदले में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg है इसमें एल्वोलाई में, लेकिन यहाँ पर आरबीसी में 95 mmHg है। तो एल्वोलाई से यहाँ पर आरबीसी में ये ब्लड डिफ्यूज आउट हो जाता है। इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके बीच में, ये ब्लड कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear? Okay. So that is the exchange of gases between two, है ना, right? अब नेक्स्ट आइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड, है ना। अब आ जाते हैं गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि एल्वोलाई ने ऑक्सीजन किस तरह से दिया ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले लिया। अब ब्लड से टिश्यूज तक कैसे जाएगा, ये पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, पहले हम देखते हैं O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। O2 किस तरह से लंग्स से जाती है टिश्यूज के पास तक, फिर हम लोग देखेंगे कि CO2 किस तरह से टिश्यूज से आती है लंग्स के पास तक, है ना। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन जो होती है ये कुछ अमाउंट में सॉल्युबल होती है। तो ब्लड में हमें पता है दो पार्ट है, एक ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, दूसरा ब्लड कैप्सूल जिनको हम सेल्स कहते हैं। 97% जो ऑक्सीजन होती है उसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। तो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन ले आता है और बाकी 3% डिसॉल्व कंडीशन में जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, ये आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ब्लड बॉन्ड बनाता है और बनाता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है। नीचे वाला डेटा समझने लायक है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो जब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट लेने जाते हैं तो डॉक्टर कई बार बताता है कि हीमोग्लोबिन लेवल ओके है। अगर वो 14 से 16 के बीच हुआ तो बोलता है नॉर्मल है। अगर 14 से कम हुआ तो बोलता है हीमोग्लोबिन कम है, राइट। तो हीमोग्लोबिन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाता है।
1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह से 100 ml ऑफ ब्लड और वी कैन से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 19.4 ml ऑफ O2, राइट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। अब आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से होगा? टिश्यूज से होगा लंग्स के बीच। अब देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। 7% ऑफ CO2 इज फाउंड इन डिसॉल्व विद प्लाज्मा, है ना। 7% जो CO2 होती है ये प्लाज्मा के साथ में डिसॉल्व होती है। तो CO2, एक बात समझ में आई कि CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी का एक मैंने यहाँ सीक्वेंस बनाया हुआ है, ध्यान देंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमारी गैसेस में, हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में CO2 सॉल्युबल होती है, फिर दूसरे नंबर पे O2 आती है और सबसे कम नेट N2, ठीक है। अब देखो, तो 7% CO2 जो होती है वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर के टिश्यू से लंग्स तक आती है। 70% जो होती है बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में आती है, HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में, और बाकी की 23% हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेती है। अब देखते हैं आखिर ये बाई कार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं और बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में कैसे आती है। देखो, टिश्यू से जब ब्लड में CO2 आती है तो ब्लड प्लाज्मा में ये CO2 क्या करती है? डिसॉल्व हो जाती है, और ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसे रिएक्ट करती है, और जिस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस एंजाइम के प्रेजेंस में करती है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में CO2 और H2O के बीच में क्या होता है? रिएक्शन होता है, और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H2CO3 का। उसके बाद क्या होता है? जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है ना, H2CO3 जो है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये ब्रेक हो जाता है। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ही प्रेजेंस में बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में प्रेजेंस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ जाता है। यही कारण है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच वैल्यू नॉर्मल ब्लड से कम होती है। तो नॉर्मल ब्लड की होती है 7.4 और डीऑक्सीजनेटेड की 7.34। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। बताइए, समझ आया? यस सर। अगला जो पॉइंट बताने वाला हूं कि क्लोराइड शिफ्ट जिसको कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम लोग बर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाने की आपको कोशिश की। देखो, जब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लैक में मैंने बनाया है, ये टिश्यू है या सेल है, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की वॉल है, और ये हमारी आरबीसी है, और दोनों के बीच में भरा क्या हुआ है? लिम्फ भरा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल से आती है और सेल से आती है लिम्फ में, लिम्फ से फिर एपिथेलियल वॉल को क्रॉस करती है और पहुंच जाती है आरबीसी के पास। जब आरबीसी के अंदर CO2 एंटर करती है उसके प्रोटोप्लाज्म, तो CO2 वाटर से रिएक्ट कर जाती है। वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है और किसके किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करती है? अभी हमने पढ़ा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। वाटर से रिएक्ट करके बनाती क्या है? ये वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि H2CO3 जो है ये कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड। अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 ब्रेक हो जाता है, HCO3 मतलब बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन आरबीसी के अंदर रिलीज हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके HHB बनाते हैं। अब क्या होता है? ये एक्स्ट्रा जो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? अब ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इसकी चैनल पे कुछ एंटीपोड पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या करती है? बाई कार्बोनेट आयन को पंप आउट कर देती है और बदले में क्लोराइड आयन ले लेती है। इसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। जब बाई कार्बोनेट आयन बाहर चले जाते हैं और क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आ जाते हैं तो आरबीसी के अंदर और वाटर भर जाता है,
जिससे कि आरबीसी स्वेल हो जाती है। इस फेनोमेना को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए, चेक कीजिए और बताइए मुझे। चेक करके बताइए। ऐसे देख। अब देखो अगला, हिबा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे आप देखेंगे कि अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना। तो वो कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि ये यहाँ पर आप देखिए कि जो CO2 होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है और कंबाइन करके HbCO2 का फॉर्मेशन करती है। 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml CO2 को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 देखो कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ये आपका दिखाया गया टिश्यू, है ना। तो टिश्यू से CO2 बाहर आती है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में, और है ना दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके HbCO2 के फॉर्म में, है ना, ये जाती है और तीनों फॉर्म लंग्स में पहुंचते हैं और लंग्स में CO2 रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट इज रिलीज ऑफ CO2 इनटू एल्वुलाई। इसको हम लोग मतलब अब ये CO2 किस तरह से रिलीज कर दी जाती है, कहां पे, एल्वुलाई में। इस फेनोमेना को हम लोग हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। पहले वाले को क्लोराइड शिफ्ट या उसी को हैमबर्गर इफेक्ट कहा, इसको हम लोग हेल्डेन इफेक्ट या क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वुलाई बोलते हैं। हेल्डेन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जेएस हेल्डेन ने खोजा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, जैसे ही ये एल्वुलाई के पास में आरबीसी पहुंची, अब क्या होता है, आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। ऑक्सीजन की एंट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, चली जाती है लंग्स में। कैसे, जैसे ऑक्सीजन एंटर करती है तो ऑक्सीजन एंटर करते हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है। तो ये क्या करती है, यहां से ध्यान देखो, यहां से हाइड्रोजन आयन को शिफ्ट कर देती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है उसको हीमोग्लोबिन से हटा देती है और HbO2 बना लेती है। ये हीमोग्लोबिन तो अलग हो गया और ये हाइड्रोजन आयन निकल करके फिर से बाइकार्बोनेट आयन, क्या होता है जब हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं तो पंप उल्टा चलने लगता है। अभी तक क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था, क्लोराइड अंदर आ रहे थे, अब ये पंप उल्टा चलेगा, क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन फिर से वापस आ जाते हैं। जब बाइकार्बोनेट वापस आ जाते हैं तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन मिल करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इस तरह से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है वाटर में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में होती है, राइट। और CO2 यहां से रिलीज हो जाती है और वाटर अंदर रह जाता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से एल्वुलाई में रिलीज होती है और इस फिनोमेना को हम लोग हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। बताइए। यस सर। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। कुछ डिजीज होती हैं जैसे एम्फाइसेमा वगैरह, है ना, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, देख लो। जैसे कि सबसे पहला डिसऑर्डर, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की टिश्यू में, ऑक्सीजन की शॉर्टेज टिश्यूज में जब हो जाती है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। और दूसरा है एनॉक्सिया, ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती है तो उसको एनॉक्सिया बोलते हैं, इस स्टेज को। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में जो मास्ट शेल होती हैं लंग्स में वो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं,
जिससे कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इससे कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, मतलब छींक आना, कफ आना और म्यूकस क्लॉग, अंदर म्यूकस का भर जाना, इसको हम लोग अस्थमा कहते हैं, है ना? और ये रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत पैदा करती है, ठीक है? अगला जो डिसऑर्डर है, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? किसी भी बंदे के काम की वजह से, उसकी जॉब की वजह से, उसके ऑक्यूपेशन की वजह से, अगर उसमें किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पैदा हो, उसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। आप सेम में जैसे समझ सकते हो कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, उसके लगातार डस्ट पार्टिकल उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने हैं, हार्मफुल गैसें जानी है, क्योंकि वो मेन वहां पे खड़ा होता है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है? तो ये उसको इस तरह के डिसऑर्डर बाय डिफॉल्ट उसकी जॉब की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसी डिजीज को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है ना? तो ये कैसे होती हैं? पहला पॉइंट, क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ सिलिका, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। क्रोनिक एक्सपोजर हो जाए किसका? सिलिका का, एस्बेस्टस का, है ना? और नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टेक्स प्लेस। तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज बन जाते हैं, कहाँ पे? एल्वोलाई के अंदर। और एग्जांपल है सिलिकियोसिस, एस्बेस्टियोसिस। जो लोग सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, उनके लंग्स में सिलिका जमा हो जाता है, जिससे सिलिकियोसिस होती है। जो लोग एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको एस्बेस्टियोसिस होती है, ठीक है? राइट? इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ये पक्का पूछा जाएगा 99%। क्लियर? यस सर। अगला है निमोनिया। अब निमोनिया एक बैक्टीरिया से होता है, इस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है। इससे क्या होता है कि जो एल्वलाई होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। एम्फाइसेमा, ये सिगरेट पीने वालों को होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके जो एल्वलाई होती है, उनके बीच में जो सेप्टा होते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे कि एल्वलाई में, लंग्स में एयर लेने की कैपेबिलिटी गिर जाती है। इस बीमारी को एम्फाइसेमा। क्लियर है? सर हाँ, सर हुक्का पीने से भी यही सेम प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल। एक और बात बताता हूँ, हमारे जो ये लंग्स होते हैं ना, तो लंग जो ट्रैकिया होता है ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, सिलिया पाए जाते हैं ट्रैकिया में, पढ़ा ना हमने स्टार्टिंग में? यस सर, यस सर। वो क्या होता है कि जब जो आदमी स्मोकिंग नहीं करता, जब वो पहली बार कभी स्मोकिंग करता है, तो उसको खांसी आने लगती है, क्योंकि सिलिया सिलिया के लिए जो सिगरेट या हुक्के से गए हुए जो फ्यूम्स के पार्टिकल होते हैं, स्मोक के पार्टिकल होते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंस समझ में आते हैं, तो वो उसके खिलाफ क्या रिटेलिएट करती हैं, और अपोजिट मोशन होता है, इससे उसको खांसी आती है। लेकिन क्या होता है, जब वो फोर्सफुली बार-बार पीता रहता है, तो वो सिलिया मरने लगते हैं, और अगर वो सिलिया एक बार मर गए, तो दोबारा वो सिलिया न कभी नहीं बन पाते। वो एक ही बार, वो उनमें रिजेनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो सिलिया हमेशा के लिए मर जाते हैं। इसीलिए जो रेगुलर स्मोकर होते हैं, उनको खाँसी आना बंद हो जाती है। लेकिन उनके सिलिया मर गए होते हैं, जिससे से आसानी से डस्ट और ये स्मोक के पार्टिकल एक्सटर्नली वो भी उनके लंग्स में चले जाते हैं, और ऐसे लोग दे आर वेरी प्रोन फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर? ओके सर। हिबा, इज इट क्लियर? आप पूरा चैप्टर देखो, जहां पे कुछ भी पूछना हो पूछो। अर्पित, आप भी चेक करो, पूरा चैप्टर चेक करो, और जो पूछना है पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।
ये सर देखिए सर। ठीक है, हिबा इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट बताओ भाई, क्या रिवीजन करना है अर्पित? हिबा आप भी देखो, है ना, आप भी बताओ जो नेक्स्ट रिवीजन करना हो। सर नेक्स्ट क्लास में ना करें सर, ये सर इस टाइम तक ये रिवाइज कोई कर दिक्कत नहीं, लेंगे, हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सर फिर वो ये रिवाइज कर लेंगे ना ये वाला चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिबा आप बताओ, बोलो बेटा। सर वैसे भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा चैप्टर तो। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, नो वे। सर नेक्स्ट क्लास में करा देना। हाँ नेक्स्ट क्लास में करा देते हैं। हिबा आपने कब बताया था एग्जाम? अर्पित तुम्हारे तो कब है ना, इसे मार्च को? सर 15 मेरे तो 20th मार्च के बाद है। 20 मार्च के बाद, तो यू हैव सफिशिएंट इनफ टाइम। ये हिबा सर अभी टाइम। आपके कब थे? The 14th March. 14 मार्च को। टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, बढ़िया से पढ़ डालो। ठीक है, बताओ कुछ और कहीं पे कोई डाउट हो तो, मैं कोई ना आता हो कोई सभी टॉपिक जो भी पढ़ रहे हो, बोलो हिबा। है कोई टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं आता है? नहीं, बोलो बोलो। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ठीक है अर्पित? ये सर। ठीक है, ओके हिबा, राइट, ठीक है। पढ़ना जा करके और भी बहुत सारे पॉइंट वो नोट कर लिया करो, पढ़ा करो जो ना रिवीजन करके, वो नोट कर लिया करो कि नेक्स्ट क्लास में सर से क्या पूछना है, तो एक कॉपी में नोट कर लिया करो, जिससे क्या होगा ना, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। अभी क्या होता है, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको इस समय नहीं याद रहेगा, फिर अब जब क्लास अभी ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर बाद, अरे यार ये तो रह गया, सर से पूछ लेते, बढ़िया था, है ना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, राइट। ये सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय। Thank you, Bye, sir. sir. वेलकम बेटा।